हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस नंबर 14वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट और यहाँ मटेरियल मिलने वाली है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। लगभग हम लोग टोटल 100 सवाल देखेंगे। 100 सवाल में 40 सवाल पहले जो है आपका जीके जीएस से संबंधित रहेगी, जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का, यानी टोटल 100 सवाल इसी वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम लोग जनरल अवेयरनेस का पहले भी 40 सवाल देखेंगे, उसके बाद मैथ 30 सवाल, फिर रीजनिंग। सोचिए 30 सवाल मैथ यानी 30 चैप्टर का सवाल, 30 सवाल रीजनिंग, 30 सवाल 30 चैप्टर का सवाल, यानी 30 यानी 60 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाली है। बहुत ही क्विक रिवीजन के रूप में और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्मार्ट वर्क पढ़ाई में हम लोग करेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए पहला सवाल आते हैं। समूह यानी ग्रुप के शून्य तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त कंटाप सवाल है। आज मेरा 14वां लेक्चर है। ठीक है, तो समूह के शून्य तत्वों का जो सामान्य क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। जो शून्य तत्व यानी 18वीं समूह में पाया जाता है। ठीक है, इसे अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसका जो तत्वों की बाहरी कोश है ना, वह पूरी तरह से भरा होता है, इसीलिए इनर्ट गैस इसे कहा जाता है। यह किसी के साथ अक्रिय यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। देखिए रेलवे में एकदम बेसिक सवाल यही पूछा जाता है, एकदम बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी वे में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यार ना जैसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यार ना ये कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें क्या होते हैं, तो यार ना मैंग्रोव जो वे पेड़ होते हैं जो शोषण करने वाली जड़ें होती है उसमें। ठीक है, मैंग्रोव में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या दलदली क्षेत्रों में ज़्यादातर यह पाए जाते हैं, यह पेड़ तो शोषण करने वाले जड़ हो इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, रोडेशिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यार रोडेशिया स्क्यूरस ये जो है गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ शानदार राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यार ना इसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है? तो जानना है ऑक्सीजन जिसमें कमी होती है उसे ऑक्सीकरण, और वह अभिक्रिया जिसमें जो है वह घटाव यानी ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन में वृद्धि, दोनों प्रक्रिया के साथ साथ घटित प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त सवाल। नाइट्रोजन की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक है, नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अक्रिय गैस जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे उसका खोज किसने किया था? तो यार ना रेमसे 1902। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ओडिशा का विश्व का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? जबरदस्त सवाल। देखिए हम लोग प्रैक्टिस से जितना कर लिया ना, ये सवाल आपको याद हो गया होगा। अगर शुरुआत से हमारे वीडियो को आप अगर मतलब व्यूज विजिट कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये जो सवाल है वो सवाल आपको याद हो गया होगा। 13वीं शताब्दी में बना गया था गंग वंश के नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी यानी 1255-60 के दौरान हुई थी, और इसका जो स्थापना की गई थी वह स्थापित की गई थी नरसिंह देव जो कि गंग वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जबरदस्त किया गया है। तो यार ना नेपाली भाषा कर्नाटक से संबंधित, जैसे जियोग्राफिकल एरिया में देखा जाए तो सिक्किम नेपाल से सामने है, तो उसी क्षेत्र में ज़्यादातर बोली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम क्षेत्र में जो है नेपाली भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। चलिए अगला सवाल, 9वां नंबर, यदि नगदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या होगा? तो यार ना अगर नगदी जमा का अनुपात घट रहा है तो कर्जा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विकिरण के सभी प्रकारों यानी अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण किसमें है? बहुत ही शानदार। जैसे विकिरण में सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा होता है ना, इसी को पता लगाने के लिए उसमें माप कौन सी विधि लगाई जाती है, यानी गीगर काउंटर।
गीगर काउंटर में तीनों प्रकरण जो होते हैं, तीनों प्रकार के विकिरण, इसकी माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है गीगर काउंटर। नेक्स्ट आते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है यह किसका अयस्क है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना आयरन यानी लोहा का, लोहा का जो है वह आयरन का जो है आपका हेमाटाइट यानी Fe3O2, ये Fe2O3 ये जो है आयरन की अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यार ना ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ शानदार राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? शानदार सवाल। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वह 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर। ठीक है, इस समय सूर्य जो है किस ओर रहती है? तो जानना है दक्षिणा अयनांत में रहता है, दक्षिण की ओर रहता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में बहुत छोटा दिन हो जाता है। कब? 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं एडोल्फ हिटलर एक कौन से राजनेता लाखों यहूदियों की हत्या करने का जिम्मेदार था? मतलब कौन से राजनेता थे एडोल्फ हिटलर? तो यार ना जर्मन एक राजनेता थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939-45 के दौरान जो है यह एडोल्फ हिटलर के द्वारा यहूदियों की एकदम बेतहाशा कत्ल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले। चलिए अगला सवाल, पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया था और उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? देखिए जबरदस्त सवाल किया गया है। तो याद रखना ये जो है ना वह जो है आपका संयुक्ता से विवाह किए थे। ठीक है, संयुक्ता से। कन्नौज की राजा जो है, कहाँ के? कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयुक्ता, उसी के साथ जो है वह विवाह हुआ था। किसके साथ? तो यार ना पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, किसकी बेटी थी? तो यार ना जयचंद, जो कि कन्नौज के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्ता के साथ भी विवाह हुई थी। यदि एक गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा? कौन सा परिवर्तन ऊपर गेंद? तो गति तो बिल्कुल होगा, दूरी भी, डिस्टेंस जितना दूर होगा। स्थितिज ऊर्जा मतलब वो धीरे धीरे रुकने की प्रयास करेगा ना, जितना हम ऊपर फेंकेंगे वो रुकने का प्रयास करेंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाए, लेकिन त्वरण नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, त्वरण में कोई परिवर्तित नहीं होगा, वो शुरुआत से जो है वैसे ही रहेगा। चलिए अगला जबरदस्त सवाल किया गया। चलिए, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनके घटनाओं को मिलान कौन सा है गलत? वो हमें गलत को ढूंढना। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह में नहीं हुए थे, याद रखना है। ये जो है ना आपका गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1848-1854 तक रहे थे, यानी लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से ठाणे। उसके बाद वुड डिस्पैच जो है, वो भी वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, वो भी लॉर्ड डलहौजी के काल में था। ये 1857 की क्रांति कैनिंग में काल में हुआ था। ठीक है, यानी ये डलहौजी वाला ये 54 से मिल जाएगा और कैनिंग वाला ये 1857 की क्रांति। ठीक है, और ऑकलैंड ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों गलत है। ऑकलैंड जो है वह प्रथम अफगान युद्ध, ये सही है। मतलब 2 जो है यहाँ बोल रहा है कौन सा गलत जो है गलत कथन बता रहा है, कौन सा कथन गलत बता रहा है? तो पहला और तीसरा गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। 250 जो है अधिकतम संख्या होती है। लोकसभा में 552, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, हालांकि परिसीमन के बाद 2026 में परिसीमन होगा, उसके बाद चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 250 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। अभी हालांकि अनुच्छेद कितना है? हाँ, अनुच्छेद 80 बिल्कुल, आर्टिकल्स अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र किया गया राज्यसभा का। अभी 238 में चुनाव होता है। चलिए अगला सवाल, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है वह किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो चक्र है ना वह सत्य की प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य की। एक लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो यार ना बेबी हालदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक, शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना ये जो है कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। मानव की खोपड़ी में कितने हड्डियां होते हैं? तो याद रखना मानव के खोपड़ी में जो है वह 22 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर
एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी होते हैं, चेहरे में 14 होते हैं, ठीक है, कान में 6 होते हैं, 3 हाथों में 60 होते हैं, पैरों में 60 होते हैं, ठीक है, पसलियों में 12 होते हैं, एक बीच में होते हैं जो कि एक स्टर्नम बोन कहा जाता है, वो एक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कमर में 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? कौन सा एक सार्क सदस्य नहीं है? सार्क दक्षेस, ठीक है, इसका सदस्य कौन एक नहीं है? तो सबसे पहले देखा जाए तो भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों है, लेकिन थाईलैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सार्क की स्थापना याद रखना है 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना 1985 8 दिसंबर को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी ढाका, ढाका यानी बांग्लादेश में इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित जो भारत के द्वीप समूह है उसे लक्षद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह जो है बोर, नील्स बोर जो है उसी के द्वारा परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खोता है, घूमता है, ये सारे नील्स बोर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जबरदस्त सवाल किया गया है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यह है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 92 और 235 इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सिरके, नींबू या दही में क्या पाया जाता है? ये जगह जो है सिरका, नींबू या दही में क्या पाया जाता है? ये सारे अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे नींबू में हो गया आपका साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, उसके बाद दही में लैक्टिक अम्ल, ये सारे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, यह किस नेता के द्वारा कहा गया था? बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यह बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये जो है ना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उसी के द्वारा, उसी का कथन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? देखिए परमाणु संख्या अगर 14 है तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगा। क्यों? इसको अगर तोड़ेंगे मान के चलिए तो 2 8 और एगो 4 होती है, 2 8 10 और एगो 4, तो लास्ट संयोजकता तो 4 तक होती है, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? जबरदस्त किया सवाल। तो यार ना भारत का जो चावल भंडार है वह किसे कहा जाता है, यानी चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? याद रखना है, वह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को जो है ऐतिहासिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए यह शब्द उपयोगी है क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया और पश्चिम बंगाल में भी उत्पादन होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा यानी चावल का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बौद्ध स्थल में पत्थर से जो है तरासे शिल्प नहीं है? तरासे गए शिल्प पत्थर से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अजंता तो है, कारले भी है, नासिक में नागार्जुन का कोंडा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये नहीं है। अगला सवाल, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी आनुवांशिक विकिरण का अवशोषण करता है। हाँ पहला ही सही है, सभी आनुवांशिक विकिरण का अवशोषण कौन करता है? परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो आनुवांशिक सभी को मतलब क्या कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जो है वह किससे संबंधित है? जबरदस्त सवाल, महानदी। हीराकुंड सबसे लंबी नदी, ठीक है, लगभग 25 किलोमीटर लंबी है इसका बांध का, बहुत ही लंबी नदी है और ये जो है उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? तो जानना महानदी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही जबरदस्त, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बहुत ही जबरदस्त सवाल किया गया, बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना नीलम संजीव रेड्डी, इसी के द्वारा जो है वह 25 मई अप्रोक्स, हाँ भूल रहे होंगे, भूल रहे हैं, ठीक है। तो 25 मई हमको लग रहा है
उसी दिन यह जो नीलम संजीव रेड्डी शपथ लिए थे हमारे राष्ट्रपति के रूप में, जो कि 25 मई 19 मतलब 90 के दशक में। और वही दिन से, उसी दिन से ही प्रत्येक राष्ट्रपति देखना 25 मई को ही राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण लेंगे, ठीक है, इसी के याद में। क्यों? क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो है वह निर्विरोध चुने गए थे, विपक्ष के द्वारा कोई भी खड़ा नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम का सहयोग कौन कर रहा है? बहुत ही जबरदस्त सवाल किया। तो यह ना गंगा नदी जो सफाई सहयोग है वह राइन नदी के मतलब जुड़वा कहा जाता है, राइन नदी से मिला हुआ। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, यानी जर्मनी उसको सहायता कर रहा है, जर्मनी जो है सफाई के लिए सहायता कर रहा है। किसको? तो याद है गंगा नदी सफाई के दौरान अभियान का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। गाजर और आम में क्या स्रोत पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो यार ना विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है वह गाजर जो है ना विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर आंखों की समस्या है, ठीक है, उसके बाद मान के चलिए रतौंधी नामक बीमारी है, तो गाजर खाइए, उसके बाद आम खाइए, बहुत ही ईजी वे में जो है मतलब विटामिन ए का स्रोत मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जबरदस्त सवाल किया। तो यार ना जियोड आकार का है, जियोड यानी अंडाकार आकार, ऐसे ही है, गोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जियोड। नेक्स्ट आते हैं, 4mH में कितनी बाधाएं होती है? 4mH में कितनी बाधाएं होती है? तो यार ना 10 बाधाएं होती है। 400mH में कितनी बाधाएं होती है? तो 10। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल आखिरी है जो कि जीएस से है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के अंतर सबसे ज्यादा थी? जबरदस्त सवाल किया गया। देखिए याद रखना, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है ना 79% पुरुषों की साक्षरता थी और महिलाओं की साक्षरता जो है ना वह 79 थी, ठीक है। महिला की साक्षरता 52 थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर अंतर देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं में जो साक्षरता दर है वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी। किस आधार पर? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए 40 सवाल हम लोग जो है जीके जीएस से संबंधित जितने भी कंटेंट थी वो सारे सवाल हम लोग प्रोवाइड कर दिए, आसानी से समझ गए। अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल। लगभग 30 सवाल रहेंगे और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन और एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है एकदम, और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मतलब घंटा जैसे जहन में भी याद आ जाएगा। और स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे रहा है कि 25, 46 और वाई का औसत जो है ना वह 11 है। के औसत क्या है? 3। तो औसत हमेशा जो दिया गया है वह 11 दिया, 3 से गुना करना पड़ेगा, 33, और इसको जोड़ देंगे तब ना तीसरा वाला निकल जाएगा। तो ये अगर मान के चलिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा, 771। तो 71 इसमें घटा देंगे, ठीक है, 71 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। लेकिन माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 71 उधर जा रहा है तो उधर माइनस 71 हो जाएगा ना। तो 38 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुत ही इजी वे में। देखें, बंटनों का माध्य 14 है, विचलन में मानक विचलन 5 है। तो विचलन गुणांक हमें ज्ञात करना है। विचलन गुणांक बराबर होते हैं मानक विचलन। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिए, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। मानक विचलन मेरा कितना है? तो मानक विचलन मेरा 5 है, माध्य मेरा कितना है? 14 है, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। यानी ये हो गया आपका इधर आधा 5, 500/14 यानी 250/7, ठीक है, 250/7 यानी 7, 7 या 21, 7 5 35, 7 7 49। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, 35.7 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये भी जबरदस्त सवाल किया गया है, ठीक है। ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दे दिया। पहले इसको हल करते हैं। ए बराबर, तो ए बराबर इसको अगर हम हल करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसको ए स्क्वायर मानते हैं, इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 58 और 25 83, ठीक है। फिर एक बार घटाएंगे तो 58 में 25 घटेगा तो 33, ए माइनस बी हो जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट इसका भी करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे तो 46 और
37 7 6 13 83, इसका भी 83 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं गुना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होती है इंटू, और इसको घटाएंगे एक बार तो 40 में 37 ज़्यादा रखना 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट छाट कर देंगे, ये तो ये कट जाएगा, ये 3 11 बार में, ये 3 3 बार में, 3 3 9, यानी 11/3 किसका मान निकला, ए का मान निकल गया। बिल्कुल, अब बी का मान इसी तरह निकालेंगे, बी का मान ये दिया, फिर इसी तरह 25 और 26 और 15 दे दिया गया, तो एक बार जोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ेंगे तो 26 और 15 41 इंटू, एक बार घटाएंगे तो 26 में 15 घटेगा तो याद रखना 11 बटे, एक बार फिर इसको जोड़ेंगे तो 56 और 15 71 इंटू, एक बार घटाएंगे तो 56 माइनस 15 कितना होगा, तो यार ना 41। ठीक है, अब इसको काटना है हमें, तो ये 41 कट जाएगा, यानी 11/71 हो गया बी का मान। ठीक है, अब जो भी बोल रहा है वो तो हम आसानी से इजी से निकाल देंगे। क्या बोल रहा है, 1/b, यानी 1/b का मान कितना है, 11/71, तो 11 यहां लिखेंगे, और 71 डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 1/b का मान, ये इसका मान हो गया माइनस 20/a, 20 ए कितना है, 11/3 ही उधर चल जाएगा, तो 3 दूनी ये 60 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 यानी 60, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 11, और ये 71 में 60 घटेगा, तो 71 में 60 कितना होगा, 11, 11 गुना 11/1, एक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया हो। चलिए 65% का 220% क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार सवाल। 65% का 220%, तो देखिए 63% लिखते हैं, उसी का 220%, 1 0 1 0 5, अच्छा इसको रहने देते हैं, अच्छा 5 दूनी 10, 5 13 65, ठीक है, 2 इधर 11, तो 13 एकम 13, हाथ में 1, 13 एकम 13, 1 14, 143, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हुआ, उसने कितना में खरीदा था, यानी 26% का लाभ हुआ, यानी 126, तो 126 बराबर हो जाएगा मेरा 693, क्योंकि उतना में वो खरीदा था। तो बोल रहा है कि वह कितना में खरीदा था, मतलब 26% लाभ के आधार पर खरीदा, उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी 100 बराबर क्या है, कोई भी अंकित मूल्य हमेशा 100 होती है, तो ये 100 उधर चल जाएगा, यानी 693 गुना 100 बटे 126। ठीक है, ये गुना हो गया। अब इसी को हम लोग 126 से 693 काट देना। ठीक है, तो उसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, पहले 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 4 12, 3 दूनी 6, 42 बार में कटा। अब कितना बार में कटेगा, फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21, 22 23, फिर 3 7 21, 77 बार में कटा। ये 3 छौक, 3 7 21, 3 3 एकम 3, 3 4 12। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 7 से काटते हैं, 7 11 बार में, और ये 7 2 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 1100 बटे 2, यानी 550, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, तो खिलौने के अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 14% की छूट देने के बाद जो है एक बिक्री 15, यानी 14% छूट, यानी 100 में 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 86, यानी 86 बराबर हो गया आपका 215। ठीक है, अब बोल रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य हमेशा 100 में, तो 100 बराबर 8, तो ये हो गया 215, 100 उधर जाएगा तो गुना में, और ये 86 नीचे। ठीक है, तो इसको अगर काट छाट करना है तो कैसे काटेंगे, इसको काट छाट करते हैं,
कितना बार में कटेगा? 3 से 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। आधा आधा पहले कर लेते हैं, इसको करते हैं आधा, तो ये हो गया आपका 43 और ये हो गया 50। ठीक है, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 5 25 यानी 250। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 4% वर्ष की साधारण वर्ष 4% की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष के लिए 350 रुपये निवेश किया गया। ब्याज क्या होगा? 350 बोल रहे हैं, मतलब 3750 रुपये निवेश किया गया। मतलब से ब्याज भी बराबर क्या होते हैं? PRT/100। पी मेरा कितना? 3750। पी आर मेरा कितना है? 4T बटे कितना है? 5/100। 10 दूनी 10, ये 2 बार में। ठीक है, तो 375 गुना 2 तो 750। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं A² + B² बटे A³ - B³ का मान क्या होगा, जबकि A + B = इतना और A - B = 2 दे दिया है। ठीक है, चलिए इसका मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। अगर A + B = 5 तो A + B = 8 और A - B बराबर दे दिया है 2। ये माइनस कर दिया यानी 2A = 10, तो A = 5। A बराबर जब 5 है तो यहाँ 5 बैठाएंगे तो बिल्कुल ये 3 हो जाएगा, तो A 5 B 3 हो गया। A = 5 B = 3। ठीक है, अब A² + B² का हम लोग फॉर्मूला अपनाते हैं। तो A² माने 25, 5 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान A², तो 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और फिर B² यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 और 9 34 ऊपर में हो गया बटे, फिर A का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 - 3 का क्यूब यानी 27। 125 में 27 घटाएंगे तो 98। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 0.98 3 4 7 हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 7 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 पाई इकाई लंबाई वाले एक चाप वृत्त की केंद्र से 240 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होती है θ/360 2 पाई r, चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, तो थीटा मेरा कितना है 240, θ/360 2 पाई r, 2 इंटू पाई का मान पाई रखने देते हैं और r का मान मेरा नहीं पता है यानी r का मान निकालना है। इसका मान कितना दे दिया 16 पाई, तो देखिए ये पाई कट गया, ये जो है आपका 8 बार में कट गया, ये 8 तिया 24 ये 30 बार में कट गया, ये 1 0 3 ये 12 बार में कट गया। तो r बराबर कितना निकला 12, ये उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा ना, तो ये r बराबर 12 निकल गया। अब जो भी कुछ पूछ रहा है कि r बराबर क्या निकला, अच्छा यही पूछ रहा है त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है 12। नेक्स्ट हम लोग आते हैं DEF, त्रिभुज DEF में E का मान 90 डिग्री है। ठीक है, तो मानते हैं त्रिभुज ये है, E का मान 90 डिग्री यानी E यहाँ है। उसके बाद जो है आपका यहाँ D मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, DEF है। ठीक है, तो sec D = 25/7 यानी sec D ये हो गया, तो 25/7 हो गया यानी DF/DE sec बराबर, तो 25/7 मेरा हो गया मान बराबर क्या हो गया DF/DE, DF/DE और DE का मान दिया हुआ 1.4 बिल्कुल। ठीक है, तो DF का मान निकालना है बस, 7 दूनी 14.2। अब इसको इससे गुना करें तो 25 दूनी 50, अरे वो बात पॉइंट यानी 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 संख्याओं का औसत 28 है, बस 28 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 तिया 8 तिया 24 3 दूनी 6 7 8 84। ठीक है, 24 2 3 दूनी 6 7 84। अब बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की दुगुनी है,
यानी अगर मान के चलो पहला मान लेंगे x, तो दूसरा से यह आधी हो जाएगी ना, और तीसरा से यह तीसरी संख्या की दोगुनी, अच्छा ये 4x हो जाएगा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, तो ये इसको टोटल को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7x बराबर 84, 7 1 7 7 दूनी 14, यानी x बराबर 12 निकला। तो पहली संख्या क्या 12, दूसरी संख्या 12 दूनी 24, 12 चौक 48, बोल रहा है तीसरी संख्या क्या 48, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 300 रुपया है, यदि 25% हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल और बहुत ही इजी सवाल है ये। देखिए रेलवे एनटीपीसी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, यहाँ जो है ना आपको ज़्यादा टफ सवाल नहीं मिलेगी, सवाल एकदम बेसिक रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बहुत ही इजी वे में एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, 9 10 एकदम बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको बेसिक पता है, तो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ बेसिक और कॉन्सेप्ट और एकदम इजी वे में एकदम स्मार्ट वर्क पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। मेरी बातों को जरूर तवज्जो देके अभी के अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही नए नए कंटेंट लेक्चर के साथ। चलिए हम लोग 52 नंबर सवाल आते हैं। तो 52 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान के चलो किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 300 है, यानी अगर मान के चलो हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं x, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस 300। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर 300 था, तो एक x मानेंगे तो दूसरा मेरा हो जाएगा x प्लस 300। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना वह क्रय मूल्य मेरा कितना है, हाँ 25% की हानि हो रही, कब, जब ये दोनों को अगर हम यदि 25% की हानि हो रही कब, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 100 है। यानी इसलिए अगर हम लिखेंगे 300, यानी जो मेरा अंतर है 300 बटे जो क्रय मूल्य है x प्लस 300 और इंटू 100, तो ये मेरा कितना निकलेगा, तो ये मेरा निकलेगा आपका 3000 बटे 300 इजिकल टू, ये मेरा दे दिया है 25% का हानि, 25% मतलब हानि हो रही तो बराबर 25, ठीक है। तो x मेरा कितना हो जाएगा, तो x मेरा इधर इधर गुना करेंगे, इधर 25 चौक 100 हो गया, मतलब 4 या 1200 और 1200 उधर हो गया और इधर हो गया आपका x प्लस 300, यानी x बराबर कितना हो गया 1200 माइनस 300, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 800, तो 800 मेरा हो जाएगा क्या, सॉरी 900, 12 3 9 और 3 12 हो जाएगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा 900, तो x बराबर 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बहुत ईजी वे में देखें। चलिए POS यानी ये जो है 90 डिग्री है, तो ROQ माने ये कितना होगा, अच्छा ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हम लोग सोचिए 9 क्लास में पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण 9 10 में पढ़े हैं, ठीक है, ये हमेशा इसके बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 2 पेंसिल और 3 पेनों की कीमत जो है ना 55 रुपया। देखिए बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, 2 पेंसिल और जो है 3 कलम, ठीक है, इस दोनों का दाम कितना है 55 रुपया, और 7 पेंसिल और 2 कलम का दाम है आपका 65 रुपया। तो हमको 1 कलम और 1 पेंसिल का दाम निकालना है। देखिए बहुत ईजी, अगर आपको ऑप्शन, देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, ऑप्शन अगर आप मतलब इनपुट करना जानते हैं तो आपको कम से कम ना 5 से 10 क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन में ही छिपा हुआ है, ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो ऐसे सवाल जो है आप बेसिक सवाल तो बहुत पढ़े होंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, के को काट देंगे, पी निकाल लेंगे, फिर के जगह पी रख देंगे, ऐसे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर निकलेंगे, क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि समय की बहुत मारामारी होती है एग्जाम में। एग्जाम हॉल में आपको जो ना फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा रहेगी, बोलोगे कि कितना जल्दी पार हो गया 1.5 घंटा, समय की बहुत कीमती होती है, जो समय को कीमती और उसी को छलांग मारते हुए पार हो गया वही तो बाजीगर कहलाए। तो क्यों ना हम लोग बाजीगर की रुख करें, उसी ओर रुख करें। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि पेंसिल की कुल कीमत कितनी है, 1 पेंसिल और 1 पेन का दाम, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ 25, तो 25 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। 25 को अगर तोड़ेंगे, हमको यहाँ 2 पेन और 3 कलम का दाम 25 रुपया। देखिए एकदम ईजी वे में सवाल देख लिए आप, देखिएगा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान के चलो पी का मान कुछ रखेंगे और के का मान कुछ रखेंगे, हाँ कुछ क्या रखेंगे, ये ऑप्शन के आधार पर ही रखना है, ठीक है। अगर मान के चलो 15, इसको हम लोग गुना करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और इसको गुना करेंगे 10 से, तो 3 10 30, 10 और 30 40 नहीं हो रहा, मतलब 10 और 5 माने, 5 और 10 मानते हैं, नहीं होगा, 10 और 10 मानते हैं, ठीक है, 10 10 को 20 आ रहा है ना, तो 10 10 मानते हैं,
तो 10 दूनी 20 यानी 20 हो गया, ये 30 हो गया, 50 नहीं आ रहा है। अच्छा 15 और 5 मानते हैं, बिल्कुल ये भी जा रहे हैं। 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, 5 15 दूनी 30 और 5 दिया 15 यानी 55, ये सही आ रहा है। मतलब 15 और 5 मानेंगे तब ना, ये दोनों को जोड़ने से हमसे 20 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 पहला वाला में तो 55 आ जा रहा है, दूसरा वाला भी देखना है। तो 15 यहाँ मानेंगे तो 15 7 ही ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा उल्टा कर देंगे, इसको 15 मानते हैं और इसको 5 मानते हैं। तो 15 दिया 45 और 5 दूनी 10, 45 10 55, ठीक है। तो इसको 15 मानेंगे, 15 दूनी 30 और 5 7 35 55, बिल्कुल सही। तो 5 और 15 माने, बस 5 और 15 कितना होगा 20, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ए और बी का एक काम जो है 72 दिनों में, बी सी जो है वह 120 दिनों में, और ए सी जो है 90 दिनों में। ए कितना दिनों में करें, सबसे पहले तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन टोटल दो दो जन किया है, मतलब एक जन ना 2 बार किया, एक जन 2 बार किया, एक जन 2 बार किया। तो सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, 172 100 120 1/190, सॉरी 90। ठीक है, अब सबको हम लोग एलसीएम ले लेना है। तो सबका एलसीएम कितना होगा, लगभग 360 होगा। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 72 5 या 4, तो 5 3 8 और 1 9 यानी 12, तो 12 हो जाएगा। ऊपर में जोड़ेंगे तो ये हो गया 12 का 12 12 36 यानी 1/30। अब 1/30 जो है वहाँ दो दो जन मिल, एक जन ने दो बार किया था, तो एक जन कितना में करेगा, 2 से गुना कर देंगे तो 1/60। तो 1/60 जो है वह तीनों जन मिल के कर रहा है, तीनों जन मिल के। अब बोल रहा है ए अकेला, ए किसमें नहीं है, ये बी और सी में ये ए नहीं है, तो 1/60 में ए अकेला जो नहीं था उसमें को हटा देंगे, बी सी को हटा देंगे, 120। तो एलसीएम लेंगे 120, ये हो गया 2 और 1 120, तो ये भी हो जाएगा 120। तो 120 दिन में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, एक व्यक्ति जो है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र करता है, 30 किलोमीटर का सफ़र करता है, और फिर जो है 40 किलोमीटर, यानी टोटल जो है 70 किलोमीटर की सफ़र कर रहा है। ठीक है, टोटल 70 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा, समय कर लो, दूरी बटे जाल, मैंने दूरी कितना है 30 और 6 30/6 हो गया, यानी कुल समय हो गया मेरा 30/6, दूरी बटे चाल यानी 6, ये हो गया 5, और मेरा 5 घंटा एक्स्ट्रा लगा था वो 5, तो कुल समय मेरा हो गया 10 घंटा। 10 घंटा कुल समय हो गया। अब औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 70 किलोमीटर, कुल समय 10 घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का। देखिए स्क्वायर क्यूब हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब याद मतलब रट्टा नहीं मारना, बस प्रैक्टिस आप करते रहिए, याद हो जाएगा। तो 49 में 176 जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 7 4 12, 7 4 11 12, 225 जोड़ दिए तो 225 किसका है, 15 का, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ईजी वे, इसको हम लोग पहले पलटी मारेंगे, 5 ऊपर चल जाएगा, तो यानी 3 + 5/3 हो जाएगा, तो 3 3 9 और 5 14/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/3, तो ये फिर 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 3 ऊपर में 9 हो जाएगा, तो 14 × 5 = 70 और 9 79 बट्टे हो गया मेरा 79/14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ऊपर वाला देखते हैं, हाँ प्लस, हाँ यहाँ तक सही है। अब ऊपर वाला गुणा करते हैं, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70 और 9, ये भी तो उतना ही आ रहा है 79/14, सब कट जाएगा, एक राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ईजी वे में देखें, एक धनराशि का ब्याज जो है अढ़ाई साल में 1020, 4 सालों में इतना, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करना है तो उससे पहले हमको पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका अंतर खोजते हैं, 2.5 का अंतर 4 से, तो 4.5 का अंतर कितना हो जाएगा, 3/2, और इसका अंतर खोजते हैं, तो 67 में 20, तो कितना हो गया, 67 में 20 हो गया आपका, ये 1020 नहीं 1012 है, ठीक है, ये 1012, तो 67 में 12 घटाएंगे तो लगभग 55, और इधर 2 0, 55.2 हो गया, यानी इसका अंतर बराबर इसका अंतर, तो इतना हो गया, 3/2 बराबर इतना। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 55, और उसका पलटी कर देंगे,
तो ये उधर चल जाएगा तो 55/2 बटे 3/2, ये 3/2 उधर चल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बराबर कितना हो गया, तो इसको अगर गुना काट-छाट करेंगे तो एक बराबर हमको डायरेक्ट निकालने के लिए इसको साथ गुना करने पड़ेगा, पहला वाला साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे तो 2 2 4 1 5/2, ये ऊपर में हटेगा तो 20 5 चौक 20, 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक बचा 4 तिया 12, नहीं 4 तिया 12, 13 14 15 4 8 32, 138। और ये हो गया आपका 3 4 12 3 6 18, 46। तो 46 दूनी 92। देखिए यहाँ कहाँ से 92 आ गया। ठीक है, 92 आ गया, 5/2 का ब्याज। अब हमें 92 जो है वह टोटल से घटा देना। टोटल 1012 था साधारण ब्याज शुरुआत वाला, तो इसको इससे घटा देना। तो वो मेरा क्या निकलेगा, ये ब्याज निकला, तो वो मेरा क्या निकलेगा, अगर मूलधन को मिश्र धन को ब्याज निकाल देंगे, घटा देंगे, क्या निकलेगा मेरा मूलधन। तो मूलधन मेरा निकला 920। हाँ 920 हो जाएगा। 1012 में से 92 घटा देंगे तो 920, मेरा 920 क्या निकला मूलधन, यानी P बराबर 920 निकला। ठीक है, P बराबर 920। अब दर बराबर यानी R बराबर क्या होती है, ब्याज। तो ब्याज कितना था 92 गुना 100 और मूलधन यानी 920। चलने में दिक्कत हो रहा है इंटू समय। तो समय मेरा कितना था 5/2 ना, 2 2 4 1 5/2। ठीक है, 1 0 1 0, ये 92 खत्म, ये 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, आर बराबर कितना हो गया 4%। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य जो है वह 1 लाख रुपया है। यदि उसका प्राइस वैल्यू 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रही है तो 3 वर्ष के बाद उसका जो रेट है वह कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 लाख ही है ना, 1 है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1 लाख। 1 लाख इंटू 10% की लॉस यानी 9/10 90/10 यानी 9/10। ठीक है, ये कितना साल में हो रहा, 3 साल में, तो 3 बार लिखेंगे। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो ऊपर में कट गया तो 9 9 81, 81 9 729। तो ये तीनों को गुना किया तो 729 हुआ, 729 और 2 को 0। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक 3 अंकीय वाली संख्या जो है 30% 190.8 है, यानी 30% 190.8 है। तो 30% बराबर 190 लिख सकते हैं। तो x का 30% बराबर 190.8 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब x बराबर क्या हो जाएगा 190.8 यानी पॉइंट में 0 को कट जाएगा, नीचे 0 और एगो यहाँ 30। ये 2 0 ये 2 0 सॉरी ऊपर में ये 2 0 कट गया, ये 3 से 1908 को काटेंगे तो ये x बराबर कितना मेरा निकल जाएगा 3 6 18 3 3 9 3 6 18 यानी कितना होगा 636। x बराबर मेरा कितना निकला 636 निकला। ठीक है, अब उसी का बोल रहा है कि 125% क्या होगा, तो 636 का 125% तो 125/100, इसको निकाल देंगे, काट छाट कर देंगे। ये हो गया मेरा 25 5 25 चौक। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 4 7 28, नहीं 4 एकम 4 और ये 6 था ना 2 23, 4 5 20, 4 5 20 यहाँ हो गया और ये हो गया आपका 3 4 9 36, 159 गुना 5, 159 गुना 5 यानी 795। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 5 अनुक्रमांकित विषम संख्या ABCDE का औसत 95 है, तो C और E का गुणनफल क्या है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 विषम संख्याओं का औसत जो है ना वह 95 दे दिया है। विषम संख्याओं का औसत, अगर मान के चलो 95 को बीच में रखते हैं तो 95 के बाद विषम संख्या क्या है 97, उसके बाद 99, इधर बीच विषम संख्या यानी बीच में है तो इससे भी पहले होगा एक 93 और एक 91। ये हो गया A B
सी बीच में है तब ना ये विषम संख्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 95 ही आएगा। ये डी, ये ई। अब बोल रहा है सी और ई। सी कितना है 95, ई कितना है 99। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, बस इसी को तो हम लोग को गुना कर देना है। तो 95 गुना 99 लगभग 9405। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत याद करना है। लाभ प्रतिशत हमें याद करना है। तो देखिए मान के चलिए 95 रुपया दाम था, 95% जो है वह विक्रय मूल्य 95% कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत याद करना है। अंतर कितना है 5 का। लाभ मतलब नीचे हमेशा छोटी संख्या और परसेंटेज के लिए 100। तो 5 19 बार में 5 एकम 5 5 में 45 यानी 100/19। ठीक है, तो 100/19 यानी अगर हम इसको 20 मानेंगे तो 20 अगर मानेंगे तो 20 पाँचें कट जा रही है, तो डेफिनेटली 5 से हल्का सा कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि 19 ही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5.26। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, टोटल बेचे गए वॉशिंग मशीनों की संख्या जो है वह 8500 है। ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन कुल संख्या कितनी हो जाएगी। ब्रांड एन ठीक है, टोटल कितना है 85,000। ब्रांड एन में कितना है, तो ब्रांड एन में है मेरा 30%। ब्रांड क्यू में कितना है, तो ब्रांड क्यू मेरा 10%, तो 10%। इसको जोड़ देंगे तो 40%, यानी 85,000 टोटल में था, उसी का 40% निकाल लेना है। ठीक है, तो 85 दूनी 170, 70 दूनी 85 दूनी 170, फिर 170 यानी फिर उससे दोगुना करेंगे तो 34, यानी 34, अरे वो जीरो और इधर 2 जीरो, 34,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 34,000। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 आदमी या 5 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में करता है, तो 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को करने में कितना दिन समय लगाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, 6 आदमी और 5 महिला, यानी अगर मान के चलिए 6 आदमी, 3 आदमी बराबर 5 महिला, 6 आदमी बराबर 10 महिला, तो 10 महिला और 5 महिला यानी 15 महिला। 15 महिला। अब मान के चलो कि 5 महिला किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, तो 15 महिला उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो एक इधर रहेगा। 5 तिया 15, 3 4 12 यानी 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक कार जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह सफर अगले जो है 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहा है। तो कार की औसत गति हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले औसत दूरी बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होती है। कुल दूरी कितना है, एक जगह गया 75 किलोमीटर पर, फिर चला 25 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर हो गया, और फिर चला 50 किलोमीटर, टोटल मिला 100 जो है 150 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। कुल दूरी मेरा कितना हो गया 150 किलोमीटर। अब कुल समय लगेगा, समय आजकल तो दूरी बटे चाल यानी 75/25, तो मेरा 3 हो गया। फिर दूरी बटे चाल यानी 25/5 यानी 5 हो गया, 25 5 5 25। फिर दूरी बटे चाल यानी 50/25 यानी 2, तो ये मेरा कितना हो गया, तो 5 3 8 9 10 यानी दूरी बटे चाल ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बच गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा, एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उससे जुड़वा दोनों बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि अच्छा टोटल के बाद में हो गया एक व्यक्ति और उसके 2 बेटा, मतलब 3, तो 3 और औसत आयु 30, तो 30 से गुना कर देंगे तो 3 दाएं 30 दाएं
मतलब 30 दिया 9, 90, तो 90 हो गया टोटल का उम्र का जोड़ने के बाद। ठीक है, अब बोल रहा है कि पिता की आयु उसके बेटे की अनुपात का आयु जो है वह 5 और 2x है, यानी 5 और 2x। तो 5 उसका बाप का उम्र, तो x मान लेते हैं। 2 बेटा है तो उसका उम्र सेम है, तो इसका अगर 2x तो दूसरा वाला भी तो 2x हो जाएगा ना, जुड़वा है। तो 5 और 4 9x बराबर 90, यानी x बराबर कितना निकला 10। तो x बराबर 10, तो पिता का कितना माने थे, वही तो बोल रहा पिता की उम्र क्या है, तो 10 को डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे तो 50 साल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए पाई चार्ट का सवाल किया है, ज़बरदस्त सवाल किया है, बहुत ही शानदार सवाल किया है। बोल रहा है कि 2011 से 2015 तक कंपनी ए की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 में कितना हुआ है, 2011 में कंपनी ए का 700 हुआ है। देखिए 2011 में एक का कितना हुआ 700, और 2015 में कितना हुआ था, 2015 में उसे वही ए का 900। ठीक है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, परसेंटेज में वृद्धि निकालने के लिए पहले अंतर देखते हैं, कितना अंतर है 200 का। वृद्धि यानी छोटी संख्या नीचे और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो यानी 200/7, तो 200/7 अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 इतना होगा, लगभग 28.57। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन जो है वह 30 किलोग्राम हो जाता है, तो खाली पात्र का वजन क्या हो जाएगा। देखिए अगर मान के चलो टोटल वजन कितना है 40 किलोग्राम, अब बोल रहा है कि उसे आधा अगर भर दिया जाए, अगर पानी का आधा भर दिया जाए तो जो है ना वह 30 किलोग्राम हो जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया, पानी से भरे पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, मतलब खाली बर्तन का वजन अगर x मानते हैं तो x प्लस और पानी मान लेते हैं वाटर, ये दोनों का वजन कितना है 40 किलोग्राम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वही जो पानी है उसको आधा कर दिया जाए, यानी x प्लस W/2, मतलब उसको इस पानी को आधा कर दिया जाए तो मेरा 30 किलोग्राम वजन हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि खाली पात्र का वजन कितना था, मतलब पानी हटा देंगे तो वजन क्या हो जाएगा, तो खाली जो बर्तन था उसका वजन हम लोग x माने तो x बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x प्लस W, 2x प्लस पानी हो जाएगा ना, तो 2x प्लस पानी बराबर ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस पानी इजिकल टू, ये 2 नीचे था तो उधर चल जाएगा 60 हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अब मेरा कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये मेरा हो जाएगा x प्लस पानी इजकल टू 40 माने थे तो 2x प्लस W इजकल टू 60 हो गया, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ x बराबर W पानी इजकल टू क्या है 40 माइनस x है, पानी इजकल टू ये x उधर जाएगा तो 40 माइनस एक्स, तो पानी की जगह हम लिख सकते हैं ना 40 माइनस एक्स, मतलब x प्लस 2x प्लस इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 40 माइनस एक्स इजकल टू 60। बिल्कुल यहाँ तक समझ गया, 2x में एगो x घट जाए तो सिर्फ एक x बचेगा, ये 40 उधर चल जाएगा 60 के साथ घट जाएगा, तो x बराबर 20 हो गया। यही तो पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 35, 3x प्लस 4y इजकल टू 65। देखिए तो x बट्टे y का मान ज्ञात करना है, यहाँ आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है आपका अलग दे दिया है क्योंकि x बट्टे y का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर बट्टा में दे दिया, तो यहाँ पर आपको बेसिक मतलब जानना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 2x प्लस वाई, यानी y को हम लोग काटेंगे अगर मान के चलिए तो इसको सब इसके साथ 4 का गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला में 4 के साथ गुणज है y में, इसके साथ टोटल का 4 का गुना करेंगे, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा 4x, 4 दूनी 8x प्लस 4y इजकल टू 35 दूनी 70 140। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट वाला उतार देंगे तो 3x प्लस 4y
इक्वल टू 65। इसको घटा देना, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, जस्ट उसका उल्टा कर देना। ठीक है, अब ये वाला तो कट जाएगा डेफिनेटली। अब 8 में 3 या तो 5x बराबर हो जाएगा 140 में 65 घटेगा तो 75, तो x बराबर कितना हो गया 15। x बराबर 15, x यहाँ रखेंगे तो 15 दूनी 30 उधर चल जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है x का मान कितना निकला 15, y का मान 5, तो इसको काट देंगे तो 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का सवाल ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ लिए 30 सवाल। अब 30 सवाल हम लोग रीजनिंग का सवाल देखेंगे। शब्द हॉकी के दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, दूसरा में क्या है ओ, तीसरा सी, छठा ई, और दूसरे चौथे के हो गया, पांचवें ई हो गया, ओ सी के, ठीक है, सी नहीं होगा, सी तो तीसरा हो गया, तीसरा नहीं बोल रहा है, ओ के ई, उसके बाद पांचवा, छठा, पांचवा मेरा हो गया ई और वाई। इससे एक शब्द जो है वह कितना बन रहा है, इससे कितना, कौन सा शब्द बन रहा है, एगो यौक बन रहा है, योग इसको बोलते हैं ना, तो योग एक ही को बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एगो संख्या मतलब सार्थक शब्द बन रहा है। चलिए 72 नंबर सवाल किया है, बहुत ही लंबा सवाल है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है ABCDEFG और ओलंपिक में अलग अलग देशों के साथ मतलब पार्टिसिपेट किया है। USA है, उसके बाद जो है आपका USA, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें से प्रत्येक का अलग अलग खेल वॉलीबॉल, तीरंदाजी मतलब इसी के रूप में है। सदस्य देशों की खेलों का क्रम जो है इसी प्रकार जरूरी है नहीं है, छोटा कर देते हैं ताकि इसको हटाना ना पड़े। सी जो है तीरंदाजी, सी जो है वह तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी अगर सी लिखेंगे वह तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन कौन सा देश है नहीं पता। हाँ चीन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी सी से चीन, यहाँ चीन प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए यहाँ तक सही है। अब बोल रहा है डी USA का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है, यानी डी अगर सी के बाद डी हो गया, इधर लिखते हैं टेनिस चीन, इधर हो गया आपका डी, ठीक है, डी क्या खेल रहा है नहीं पता, लेकिन बॉल USA है, बिल्कुल यहाँ तक सही है, डी USA है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, जो जापान जैसे है वह मुक्केबाजी में है, लेकिन कितना ABCD कौन क्रम है वो नहीं पता। ई वॉलीबॉल में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन कोरिया के लिए नहीं है। अगर मान के चलिए कोरिया आ गया तो वह वॉलीबॉल भी नहीं है, ई भी वॉलीबॉल नहीं है, ई जो है वह नहीं, ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, ई वॉलीबॉल CDE, ई जो है ना वह वॉलीबॉल लेता है, ई जो है वह वॉलीबॉल में आता है, ठीक है, लेकिन कौन सा देश है नहीं पता। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे ऊपर ए आ गया, ये चलिए एथलेटिक्स और ऑस्ट्रेलिया, एथलेटिक्स और ऑस्ट्रेलिया चल गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो रूस का प्रतिनिधित्व, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस खेलता है, जो रूस में आता है वो टेनिस में खेलता है, जो रूस अब पता नहीं रूस किसमें है, लेकिन रूस जो है ना वह टेनिस खेलता है, ठीक है, रूस टेनिस खेलता है। अब बोल रहा है कि वह टेनिस का हिस्सा है। एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो एफ ए वो बच गया क्या रूस, तो ई एफ, ये एफ बच गया क्या रूस बच गया, ठीक है, और ये है टेनिस है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि वह एफ, हाँ जी जो है राइफल शूटिंग में हिस्सा आता है, तो जी जो है वह राइफल शूटिंग में आता है, जी
राइफल शूटिंग में आता है, राइफल शूटिंग में आता है। अब यहाँ पर देखना है, एगो बच गया था जापान, जापान एगो बच गया, एगो कोरिया बच गया, कोरिया राइफल शूटिंग में आ गया, लेकिन जापान किस में था, जापान एगो में बच गया है, जापान किस में, एगो मुक्केबाजी में बच गया है, तो जापान मेरा बच गया, तो जापान तो डेफिनेटली यही होगा बी नंबर में, और ये मुक्केबाजी था, ये जापान है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, ई निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ई, और एगो कौन देश बच गया, एगो ई जो है वह देखिए, जी रूस हो गया, इधर ये एफ जो है वह ई, हाँ डी यूएसए हो गया, ये चीन हो गया, ये जापान हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एगो कौन देश बच रहा है, एगो फ्रांस, हाँ एगो देश बच रहा है जो कि ई डिनोट करेगा, हाँ एगो फ्रांस बच जा रहा है, बिल्कुल एगो फ्रांस बच जा रहा है, ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो फ्रांस बच जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नीचे दिए गए विषम हमें ढूंढना है, विषम ढूंढना, जिम कार्बेट, रणथंभौर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तो नदी है जी, बांधवगढ़, ये सारे ना नेशनल पार्क है, लेकिन तुंगभद्रा नदी है, चौथा नंबर गलत है। अगला सवाल, नीचे दिए गए विषम को पहचाना है, कौन जो है चारों में से अलग है, मतलब कौन जो है सब में से अलग है, तो देखा जाए तो HDFC, SBI, सेबी, PNB, सारे तो बैंक है, सेबी तो बैंक नहीं है, बाजार नियंत्रण का एक संस्था है, सेबी बैंक थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तारापुर, कुंडलकुलम, केगा, कर्नाटक, कलपक्कम, नरोरा, ये किससे संबंधित है, रावत भाटा, ये सारे तो रावत भाटा है, यानी क्या है ये जो है एक मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना मराठी बोल सकते हैं। देखिए टोटल अगर हम लोग आएंगे 25 अगर आदमी हैं, तो पहले लिख लेते हैं गुजराती और मराठी में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि बोल रहा है कि 10 जो है ना गुजराती बोलते हैं, गुजराती 10 बोलते हैं, लेकिन 5 गुजराती और मराठी दोनों है, तो 5 यहाँ होगा और 5 ये बीच वाला में होगा, ठीक है। और 12 जो है आपका मराठी बोल रहा था, लेकिन 5 जो है दोनों बोल रहा था, तो यहाँ भी डेफिनेटली 7 हो जाएगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, इधर 5 5 10। अब बोल रहा है वो लोग संख्या ज्ञात करना है जो ना तो गुजराती बोल रहे हैं और ना ही जो है आपका मराठी बोल रहे हैं, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 7 17, और टोटल कितना आदमी था 25, तो 25 में 17 घटाएंगे तो 8। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, 8 व्यक्ति जो दोनों भाषा में कोई सी संबंध नहीं है। चलिए 77 नंबर सवाल आते हैं। 77 बोल रहा है कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री के बात पर निर्भर कर रही है, ठीक है, कि पिछले कुछ महीने में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष अपेक्षा से अधिक हुई है। उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में कौन सा कथन निष्कर्ष निकाल। देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि मोटरसाइकिल जो है अक्टूबर महीने में जो है ना वह इस बार पर बिक्री हुआ है कि कुछ महीने में मानसून भी कैसा रहा, मतलब मानसून के आधार पर बिक्री हुई है। और बोला गया दूसरा कि चालू वर्ष में ना जो वर्षा अपेक्षाकृत इस साल ज़्यादा हुआ है, तो बिक्री के आधार पर क्या प्रभावित करेगा, तो उस आधार पर हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है कि लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल को कीमत बढ़ाएगी, ये हो भी सकता है। कंपनियां जो है लागत को कम करने में जनशक्ति को कम कर देगा, ये नहीं। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहेगी तो कंपनियां राजस्व बढ़ा, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजस्व बढ़ा देगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है। आर और एच पी, एच का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी आर पी का भाई है, तो आर पी का भाई है, ठीक है। अब बोल रहा है प्लस में क्या मतलब, यहाँ ए बी की पति है, यानी पी क्यू की पति है, पी जो है ना क्यू की पति है, ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी, ये माइनस यानी ये लड़की है।
एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी ए का बेटा है, बी यानी बी जो है ना ए का बेटा है, यानी उल्टा यहाँ बोल दिया, बी बाद वाला में, ये बी ए का बेटा है, तो एस क्यू का बेटा है। एस जो है ना वह क्यू का बेटा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बी ए की बेटी है, डॉलर का मतलब बी जो है ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, टी एस की बेटी है, टी जो है ना वह एस की बेटी है। ठीक है, ऐसे ही दिया गया। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा अर्थ जो है वह सही बता रहा है, सही हमें ढूंढना है। आर जो है एस की दादा है, एस के दादा ना, गलत। पी टी का चाचा है, पी जो है टी का चाचा ना, ये तो चाचा कैसे होगा, गलत। एस पी का पोता है, एस पी का पोता, ये भी गलत जा रहा है, पोता का कहाँ जी। टी क्यू की पोती, हाँ ये सही है, टी जो है ना वह क्यू की पोती है, सही बात, बेटा का बेटी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। नीचे दिए गए हमें ढूंढना है कि सभी छात्र जो है शिक्षक है, सभी छात्र शिक्षक है, सभी भर दिए। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, कुछ शिक्षक जो है प्रधानाचार्य है। ठीक है, अब पूरा दिए गए विकल्प के निश्चित तार्किक रूप से उपरोक्त कथन पे हमें सही को ढूंढना है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, बोल रहा है कि कुछ छात्र जो है प्रधानाचार्य है, इसका जिक्र किया गया था नहीं। सभी प्रधानाचार्य जो है वह शिक्षक है, सभी कहीं घेरा है, सभी प्रधानाचार्य को कोई घेरा है नहीं, दूसरा भी गलत। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, कुछ तो शिक्षक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे बंदर हैं, तो कोई बंदर बाघ नहीं है, बाघ अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखना है कि हमें कौन सा कथन सही बता रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े बंदर है, बिल्कुल सही। सभी गधे बाघ है, सभी गधे बाघ है, ये सही नहीं जा रहा है। कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं, ये भी सही है। उसके बाद कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, ये भी सही है, यानी ए सी डी सही है, ए सी डी ए सी डी ए सी डी ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर सेलेक्ट शब्द का मान 64 लिखा जाता है तो मैटर का क्या लिखेगा, सेलेक्ट, एस, एस का मतलब कितना है 19, एस टी, हाँ 19, 19, ई का मतलब 5, एल का मतलब 12, ई का मतलब फिर 5, सी का मतलब 3 और टी का मतलब 20। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 9 19 29 19 19 20 21 22 23 24 6 ये 4 हाथ में 6 हाथ में 2 2 2 4 5 64 सही जा रहा। तो मैटर को उसी के आधार पे लिख देना है। मैटर एम कितना होता है 13, ए 1 2 को 20 20 है यानी 40, टी का, उसके बाद ये 5 और ये 18, इसको जोड़ेंगे तो लगभग 77, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां स्थान, ऊपर से 21वां स्थान पर राजीव है। राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां नंबर पे है, ऊपर से 21वां नंबर पे राजीव है। ठीक है, अब बोल रहा है नीचे से वही 28वां स्थान है, तो बोल रहा है टोटल कितना छात्र है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 और 3 8 और 1 9 2 2 4 49 और 1 घटा देंगे, क्यों 1 घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह जो है ना 2 बार गिनती आ गया है, तो 1 घटाएंगे तो 48, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 48 आदमी है। नेक्स्ट आते हैं, 5 से 7 फिर 21 फिर 23 खाली जगह फिर 71, तो क्या बनेगा, देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 गुना करेंगे 21,
21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, तो 23 में 3 गुना करेंगे, 23 या 69। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 का 28 हुआ, 8 का 28 और 15 का क्या बोलेंगे? 8 का 28, 28 किसी का, 27 किसी का क्यू आता है ना, 8 भी किसी का क्यू है। 3 का स्क्वायर, हाँ देखिए 8 का 28 बना ना, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 9 माइनस 1, वही 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 माइनस 1 8, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जो हो गया 27 प्लस 1। ठीक है, यही हो रहा है। स्क्वायर 3 का करेंगे, 1 घटाएंगे तो 8, क्यूब करेंगे 3 का, 1 जोड़ेंगे तो 28, बिल्कुल वही करेंगे। तो यहाँ पर 3 का किया ना, अब हमें करना है यहाँ 15 है, यानी 16 के आसपास, यानी 4 का करेंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 15, तो 4 का क्यूब 4 4 16 16 64 और 1 65। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 लड़कों का औसत आयु 25 साल, यानी टोटल 25 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 125। अब बोल रहा है कि उनमें से 2 की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी 12 दूनी 24। ठीक है, तो शेष तीनों का औसत, तो इसको इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 101, और 3 को बच गया था तो 3 से भाग दे देंगे, लगभग 36.6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, 33.6। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए खाली जगह में ढूंढना है। खाली जगह 20 में 5 5, हाँ यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 25, 5 जोड़ेंगे 30, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी वे। नेक्स्ट आते हैं, भीड़ जो है, भीड़ घना होती है, हाँ भीड़ तो घना होती है, ढाल तो खड़ा होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्यू की माँ आर की बहन है। क्यू की माँ जो है ना आर की बहन है, और एस की पुत्री है। क्यू की माँ, क्यू की माँ जो है ना एस की पुत्री भी है, एस ऊपर में है, एस की पुत्री है, इसकी ये बेटी, इसकी ये बेटी, तथा एन आर की पुत्री है और एम की बहन है। एन जो है ना वह आर की पुत्री है, एन आर की पुत्री है और एम की बहन है, एम की ये बहन है। ये एम एन भाई बहन हो गया, मतलब एम पता नहीं लेकिन एन बहन है। एम का एस से क्या संबंध है? एम, ये एम का यानी एम सुनेगा, एम का यानी एम जो है वह सुनेगा, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया कि ये लड़का या लड़की है, यानी आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देखिए ऐसे भी सवाल बनते हैं आंकड़े अपर्याप्त वाला। यदि एक लड़की एक लड़के को इशारा करते हुए कहती कि वह मेरे दादाजी मतलब पापा के बाप, दादाजी, कहती कि मेरे दादाजी की लड़की यानी बुआ का लड़का है, यानी बुआ का बेटा, तो लड़की से लड़का का क्या संबंध हो जाएगा? तो लड़की से लड़का का क्या संबंध हो जाएगा? भाई बहन, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ भी सवाल किया जबरदस्त। एस के बराबर है जे का, एस बड़ा है डी से, डी भी बड़ा है एफ से बड़ा है, एफ बड़ा है एम से बड़ा है आई। ठीक है, बड़ा। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सही जा रहा है। चलिए, एम बड़ा है एस से, एम बड़ा है एस से, नहीं ये तो उल्टा पड़ गया। एफ बराबर है एस से, ये भी गलत जा रहा है। आई बड़ा है जे से, ये भी उल्टा जा रहा है। डी बड़ा है एम से, ये सही है, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ए सी ई फिर जे 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 एस क्यू ओ फिर बी एक्स टी, उसके बाद क्या होगा? देखिए ए के बाद जे बना, यानी 9 जोड़ेंगे तब न 10, जे का 10 होती है, ए का 1 तो 9 जोड़ेंगे। फिर जे में 10 यानी 10 में 19, 9 जोड़ेंगे तो 19 यानी एस।
फिर 9 जोड़ेंगे तो 20, फिर 9 जोड़ेंगे तो k। ठीक है, फिर सी के बाद जे बना, यानी सी का 3, जे का 9, यानी 6 जुटा, नहीं 7 जुटा, 7, फिर जे का क्यू, फिर 7 जुटा, फिर 7 जुटा, क्यू का एक्स, फिर एक्स में 7 जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड और उधर 5, यानी सी, के सी, नहीं 5 जोड़ेंगे तो के ई हो जाएगा, के ई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 को सही है तो सही एकदम टिक लगा देना। असंगत हमें ढूंढना है, कॉपर, ब्रास, प्लेटिनम और जिंक। देखिए ब्रास बोलते हैं पीतल को ना, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ये सारे जो है वह मिश्रित है पीतल, तांबा और जिंक का। तो दूसरा जो है एक गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, खाली जगह में कौन सा आएगा। देखिए त्रिभुज यहाँ चल गया, तो त्रिभुज यहाँ चल गया अगर मान के चलिए, तो ये 0 वाला यहाँ आ जाएगा। और ये त्रिभुज जब यहाँ था तो यहाँ आ गया, मतलब जस्ट इसका उल्टा। तो सी जो है यहाँ खाली जगह था, सी वहाँ चल गया, तो डबल हो जा रहा है ना, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, तो ये वाला डबल हो जाएगा ऐसे। तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, टैसन को इतना कहा, मून को इतना कहा, तो मंटी को क्या बोलेंगे। देखिए एम का मतलब यहाँ क्या था 8, तो यहाँ का मतलब भी एम का मतलब 8 लिखेंगे। ओ का मतलब यहाँ कितना है 7, तो यहाँ डबल ओ का मतलब 7 लिखेंगे। एन का मतलब यहाँ क्या लिखा है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 8 7 4, 8 7 4 एक ही को है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। पी आर, सब में शुरुआत में ए दिया है तो ऑप्शन ए, तो ए यहाँ रख देते हैं। पी आर ए वाई, पी आर ए वाई, वाई के बाद क्या है, अच्छा आर से पहले क्या है, आर से पहले पी है ना, पी आर ए वाई, पी आर ए वाई, लास्ट में को जेड आया था ना, तो जेड लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जेड यहाँ लिख दे रहे हैं, पी आर ए वाई जेड। तो फिर यहाँ लिखेंगे पी आर ए वाई जेड, बिल्कुल पी आर ए वाई जेड, बस पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड। क्या क्या बैठा है, ए जेड पी वाई आर वाई, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक जो है वह प्रकाशक के द्वारा लिखा जाता है, तो फिल्म जो है वह प्रोड्यूसर के द्वारा मतलब इनॉग्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 5 के विपरीत कौन वाला हो जाएगा, 5 के विपरीत जो है वह कौन वाला हो जाएगा। देखिए 5 कहाँ कहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है, तो 5 अगर लिखेंगे, 5 यहाँ है तो यहाँ है। अच्छा इसको पहले मैच करते हैं, ये दो मैच कर गया, इसका विपरीत ये वाला हो गया, तो इस 2 का विपरीत ये वाला हो गया, 3 का ये इसका विपरीत ये, तो 3 का विपरीत ये, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 1, तो 5 का विपरीत यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने वर्ग इसमें ढूंढना है, कितने वर्ग ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 13 14 15 16, उसी तरह 17 18, एक बड़ा वाला 19 और 2 को बड़ा है 20, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 को बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले 15 लिखा है, गुना का मतलब क्या कर दिया भागा, फिर 3 भागा का मतलब प्लस कर दिया 15, फिर प्लस का मतलब माइनस कर दिया 5, और माइनस का मतलब गुना कर दिया 2, 5 दूनी 10 माइनस 5 3 5 15, 15 5 20, 20 माइनस 10 10, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, एक पंक्ति में निश्चित दिशा की ओर, पंक्ति की उत्तर की ओर सब लोग बैठा हुआ है, ठीक है, मुख होकर बैठे हुए, एन पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, एन जो है ना
वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी इसके बीच में 2 गो है, पी के बाएं से तीसरा स्थान पर। एम एन के बाएं से तीसरा स्थान पर जो है, एम जो है ना वह एन के बाएं से तीसरा स्थान पर, यानी यहाँ 2 गो है। अब जो बोल रहा है ओ एम के बाएं से तीसरा पर, यानी ओ यहाँ पर यहाँ से बैठा हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ओ और एन के बीच में एम बैठा हुआ है, ओ और एन के बीच में एम बैठा, हाँ बिल्कुल, ये दोनों, ये ओ और एन के बीच में बैठा हुआ, पी एन के बीच में बैठा हुआ, पी और एम के बीच में एन बैठा हुआ है, बिल्कुल, और कोई व्यक्ति नहीं। तो बोल रहा है टोटल कितना व्यक्ति हुआ, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वो है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए रहा आंसर। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।